वैसे तो महात्मा गांधी के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक लगभग 70 साल तक गांधी जी के बारे में, देश की आज़ादी में उनके योगदान और उनके विचारों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। देश के हर विद्यालय में, देश के दूर सुदूर हर कोने में शायद ही कोई हो जो महात्मा गांधी को न जानता हो। महात्मा गांधी को अमेरिकी इतिहास में अपना अलग महत्व रखने वाले मार्टिन लूथर किंग और अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला जैसे लोग भी जब अपना प्रेरणा स्रोत बताने लगे, तो महात्मा गांधी विश्व नेता बन जाते हैं। विश्व स्तर पर महात्मा गांधी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। मुख्यतः अहिंसा का उनका विचार दुनिया में गांधी को श्रेष्ठ घोषित करता है। आज 80 देशों से करीब 250 पोस्टिंग स्टाम्प गांधी के नाम पर जारी हो चुके हैं। देश विदेश में सैकड़ों सड़कों का नामकरण गांधी के नाम पर किया गया है। गांधी एक व्यक्ति न होकर भारत का पर्यायवाची के रूप में दुनिया भर में जाने जाते हैं। इन सभी बातों से उलट एक सच्चाई यह भी है कि गांधी के खिलाफ एक बद्धा वर्ग आज भी खड़ा है। लेकिन गांधी के विरोध में उठी आवाज़ों को पहले इतनी अहमियत नहीं मिली। सन 1948 में नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या कर दी। यह हत्या क्यों हुई, इसका जवाब जानते जानते हम एक ऐसे डार्क वेब में चले जाते हैं जहाँ गांधी का व्यक्तित्व ऊपर लिखी बातों से बिल्कुल उलट है। डार्क वेब अक्सर इंटरनेट पर मौजूद उन सीक्रेट जानकारियों को कहा जाता है जिसको हर कोई आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता। डार्क वेब के बारे में जानकारी भी बेहद कम है, लेकिन डार्क वेब की अपनी अलग दुनिया है, अलग राज हैं और लाखों लोगों, लाखों कंपनियां, सभी गैरकानूनी धंधे इसका हिस्सा हैं। इसीलिए मैंने डार्क वेब का जिक्र किया, क्योंकि गांधी के खिलाफ उठती आवाज़ सीक्रेट है। लेकिन जब हम इन गांधी विरोधी तर्कों में डुबकी लगाते हैं तो एक अलग ही छवि गांधी की दिखती है। ये तर्क इतिहास और सच का वो हिस्सा है जो या तो गांधी के अच्छे कर्मों के आगे नहीं टिक पाए, इसलिए समय में खो गए, या फिर जानबूझकर इनको इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई। गांधी का जो व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज है, उससे भारत का मान बढ़ता है, और इसलिए यह समय की मांग है कि हम उन काले अध्याय को न छुए। लेकिन सच को छुपाना गुनाह है। अगर सच को छुपाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी से धोखा होगा। क्यों न सब कुछ जनता के समक्ष रखा जाए और उन्हें स्वयं फैसला लेने दे कि वो सब कुछ जानने के बाद गांधी को किस प्रकार देखते हैं। आइए प्रवेश करते हैं डार्क वेब में, जिसमें गांधी के बारे में वो सब कुछ है जो अब तक अनसुना था। अक्सर विश्व पटल पर महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता है। भारत के अंदर भी अक्सर राष्ट्रपिता के तौर पर महात्मा गांधी को पुकारा जाता है, लेकिन यह सच्चाई है कि भारत का कोई राष्ट्रपिता नहीं है। हमारे देश के इतिहास में कभी भी महात्मा गांधी को आधिकारिक रूप से राष्ट्रपिता की उपाधि नहीं दी गई। संविधान के अनुच्छेद 18 से 1 के कारण सरकार उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर ही नहीं सकती, क्योंकि यह अनुच्छेद सरकार को सैन्य और शैक्षिक खिताब के अलावा और कोई उपाधि देने से रोकती है। 4 जून 1944 को सिंगापुर से रेडियो पर संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, और तब से यह सिलसिला चल पड़ा था। समय समय पर इसके खिलाफ आवाज़ उठती आई है। जब सभी देशवासी और स्वयं महात्मा गांधी इस देश को अपनी माँ कहते आए हैं, तो कोई कैसे राष्ट्रपिता हो सकता है? यह सवाल लाजिमी है, और देश के युवाओं को सोचना होगा कि क्या राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करना भारतीय संस्कृति के अनुसार सही है। विदेशों में इसकी परंपरा रही है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने अलग देश का निर्माण किया तो उसे उस राष्ट्र का निर्माता या उसे जन्म देने वाला और इस प्रकार राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। जब कोई नया विश्व मानचित्र पर बना तो उसका राष्ट्रपिता हो सकता है, लेकिन जो देश पिछले 10,000 वर्ष से लिखित इतिहास के साथ दुनिया में हो, उसको आज से सिर्फ 70 साल पहले राष्ट्रपिता मिल जाए, कैसे संभव है? राष्ट्रपिता की यह उपाधि देश के उन अनगिनत लोगों के साथ अन्याय है जिन्होंने इस देश के लिए गांधी के साथ और गांधी से पहले संघर्ष किया। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था, जिसमें करमचंद गांधी उनके पिता का नाम है। पुतलीबाई उनकी माता का नाम था। पुतलीबाई उनके पिता की चौथी पत्नी थी। पोरबंदर में जन्मे मोहनचंद करमचंद गांधी में देश के प्रति, उसकी आज़ादी के प्रति कोई भावना नहीं थी।
15 साल की उम्र में पिता बने गांधी ने वकालत की। सन 1888 में इंग्लैंड चले गए गांधी जैन विचारों के करीब थे, इसलिए शाकाहार उनकी आदत में आ गया, लेकिन तब तक धर्म के बारे में उनकी कोई रुचि नहीं थी। इसके बाद वो भारत आए और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका के समय गांधी के विचार नस्लीय भेदभाव से ग्रसित थे। गांधी स्वयं को अफ्रीकी काले लोगों के मुकाबले श्रेष्ठ मानते थे। उनके विचारों के कारण हाल ही में घाना में उनकी मूर्ति को, जो कि घाना विश्वविद्यालय में लगी थी, विद्यार्थियों ने तोड़च दिया था। भगत सिंह की फांसी पर गांधी को काफ़ी घेरा जाता है। कहते हैं बिना चिंगारी के धुआं नहीं उठता। इधर भगत सिंह को फांसी लगने वाली थी, उधर गांधी उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन से कह रहे थे कि अगर आपको फांसी लगाना ही है तो तय तारीख से 2 दिन पहले ही दे दीजिए। फिर से इस लाइन को पढ़िए एक बार फिर से। इस बात का जिक्र खुद पट्टाभिसितार मैया ने अपनी किताब कांग्रेस का इतिहास 1885-1947 खंड 1 के पेज नंबर 322 पर किया है। अब समझिए कि पट्टाभिसितार मैया कौन थे। पट्टाभी गांधी जी के बेहद करीबी थे। ये वही पट्टाभी थे जिन्हें गांधी ने साल 1929 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ अपना उम्मीदवार घोषित किया था, मगर सुभाष बाबू जीत गए, पट्टाभी हार गए। पट्टाभी के हारने पर गांधी ने यहाँ तक कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। बाद में पट्टाभी सीतार मैया साल 1948 में नेहरू के समर्थन से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। पट्टाभी के मुताबिक उस रोज़ गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन से भगत सिंह की फांसी को लेकर ये कहा था, भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी देनी है तो कराची के अधिवेशन के बाद देने के बजाय पहले ही दे दी जाए, ताकि देश को पता चल जाए कि वस्तुतः उसकी क्या स्थिति है और लोगों के दिलों में झूठी आशाएं नहीं बंधेंगी। यही हुआ भी। भगत सिंह को अंग्रेज़ों ने 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी और कांग्रेस का कराची अधिवेशन इसके 3 दिन बाद यानी 26 मार्च 1931 को शुरू हुआ। महात्मा गांधी को हिंदू मुस्लिम एकता के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्थापित किया गया है। उनका मुस्लिम प्रेम वैसे तो जगह जाहिर है, लेकिन अगर वाकई हिंदू मुस्लिम एकता उनके सिद्धांत में थी तो उन्होंने अपने लिए इस सिद्धांत तो तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। गांधी हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और मुस्लिमों के लिए वे उनको खुश करने के लिए तुर्की के खिलाफत आंदोलन तक का समर्थन किया था। मगर जब निजी जिंदगी की बात आई तो गांधी के सारे सिद्धांत धुआं हो गए। गांधी का बेटा मणिलाल दक्षिण अफ्रीका में एक मुस्लिम युवती फातिमा के प्यार में पड़ गया था। वह फातिमा से शादी करना चाहता था। फातिमा से शादी करने के लिए मणिलाल ने अपने भाई रामदास को पत्र भी लिखा। उधर फातिमा ने भी गांधी को पत्र लिखा। रामदास ने वह पत्र गांधी के पते पर भेज दिया। महात्मा गांधी ने इसके जवाब में 3 अप्रैल 1926 को मणिलाल को चिट्ठी लिखी। गांधी की इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद इस देश के सेक्युलरवादियों को आज रात खाना नहीं हजम होगा। गांधी लिखते हैं, रामदास को लिखा तुम्हारा पत्र मिला, फातिमा का भी। मुझे यह शंका तो थी ही, पर तुम्हारी यह इच्छा धर्म विरुद्ध है। तुम हिंदू धर्म का पालन करो और फातिमा इस्लाम का। यह एक म्यान में 2 तलवार वाली बात हुई। या फिर तुम दोनों ने धर्म छोड़ दिया है, फिर तुम्हारी संतान किस धर्म का पालन करेगी, किसकी छाया में पले बढ़ेगी। किसी के लिए धर्म नहीं छोड़ा जा सकता है। क्या फातिमा अपने पिता के घर मांसाहार नहीं करेगी? समाज की दृष्टि से भी यह विवाह अनुचित है। विवाह के बाद तुम्हारा भारत आकर बसना तो असंभव ही हो जाएगा। गांधी की ये चिट्ठी उनके अपने लिखे वांग्मय में मौजूद है। इसका स्रोत है महात्मा समग्र खंड 35 और पेज है 12 से 13। महात्मा के बेटे मणिलाल उस समय तक दक्षिण अफ्रीका के डरबन से इंडियन ओपिनियन अखबार निकालते थे। महात्मा गांधी ने उन्हें फातिमा से शादी करने पर इस अखबार से निकाल देने की धमकी भी दी और फिर गांधी ने आनन फानन में मणिलाल की महाराष्ट्र के अकोला में शादी करा दी ताकि उन्हें एक मुस्लिम लड़की से शादी करने से रोका जा सके। गांधी का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण क्या था, ये भी बड़ा दिलचस्प है। महात्मा गांधी के टालस्टाय फार्म में 7 साल से लेकर 20 साल तक के युवक और युवतियां थे। एक रोज़ गांधी को मालूम पड़ा कि एक लड़के ने 2 लड़कियों के साथ कुछ अश्लील मजाक किया है।
गांधी ने पहले युवकों को समझाया, पर इतना काफ़ी नहीं था। वे उन लड़कियों के शरीर पर ऐसा चिन्ह बनाना चाहते थे जिससे कि हर युवक समझ ले कि इन पर कुदृष्टि नहीं डाली जा सकती है। गांधी ने उन दोनों लड़कियों से कहा कि वे उन्हें अपने सुंदर लंबे बाल काटने की अनुमति दें। गांधी आगे लिखते हैं, मैं जिस हाथ से इस प्रसंग को लिख रहा हूँ, उस हाथ से मैंने उन लड़कियों के बालों पर कैंची चला दी। इस बीच गांधी के फीनिक्स आश्रम में एक और घटनाक्रम हुआ। गांधी के बेटे मणिलाल के जयकुंवर उर्फ जेकी नाम की विवाहित महिला से शारीरिक संबंध बन गए। कस्तूरबा और गांधी के मित्र कैलेनबाग को भी इन पर संदेह था। अब इस पर गांधी का रिएक्शन देखिए। गांधी ने उस महिला जेकी को भरे आश्रम में यह कहकर लज्जित किया कि उसने विवाहित होते हुए भी एक निर्दोष किशोर के साथ व्यभिचार किया है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, निर्दोष किशोर। ये गांधी अपने बेटे के लिए लिख रहे हैं। उधर गांधी ने कैलेनबाग को लिखी चिट्ठी में जेकी को झूठी, पाखंडी और बुरी भावनाओं वाली औरत करार दिया। गांधी ने इसके खिलाफ कठोर उपवास शुरू कर दिया। पूरा आश्रम जेकी को वितृष्णा और घृणा की नज़र से देख रहा था। जेकी ने प्रायश्चित स्वरूप अपने बाल काट डाले, श्रृंगार करना बंद कर दिया। तब जाकर गांधी माने और उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। गांधी अपने द्वार के सबसे बड़े अलोकतांत्रिक व्यक्ति थे। आप आसान भाषा में कहें तो सबसे बड़े तानाशाह। दो उदाहरण हैं, दोनों पुख्ता इतिहास। साल 1928 की बात है। गुजरात के हरिपुर में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया गया। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। सुभाष बाबू प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। वे अंग्रेजों को उनकी ही भाषा में समझाकर भारत की आज़ादी चाहते थे। कांग्रेस में उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। अगले साल यानी 1929 में जबलपुर के पास त्रिपुरी में फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब तक महात्मा गांधी को समझ आ गया था कि कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस के पीछे चलने लगी है और सुभाष बाबू इस लड़ाई को लीड कर रहे हैं। महात्मा के हाथों से ज़मीन खिसक रही थी। यही हुआ भी। सुभाष बाबू साल 1929 में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खड़े हुए। इस बार महात्मा गांधी ने उनका जमकर विरोध किया। महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। लोकतंत्र में विरोध सबका हक है। मगर आगे सुनिए। बड़ी बात यह थी कि महात्मा गांधी के मुखर विरोध के बावजूद सुभाष बाबू कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीत गए। गांधी के भीतर का अलोकतांत्रिक व्यक्ति ये बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है और कांग्रेस में उनके चेलों ने लोकतांत्रिक ढंग से जीते हुए सुभाष का खुला विरोध शुरू कर दिया। आखिरकार सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। ये साल 1946 था। कांग्रेस 1946 के असेंबली इलेक्शन भारी बहुमत से जीत चुकी थी। आज़ादी मिलनी तय हो चुकी थी और ये भी तय था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाएगा वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष इस वक्त मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। गांधी यहाँ भी कूद गए। चुनाव 19 अप्रैल 1946 को था, मगर गांधी ने 20 अप्रैल को ही अपनी पसंद जाहिर कर दी। उन्होंने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए नेहरू को इस पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। चुनाव हुआ। 15 में से 12 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल के पक्ष में राय दी। नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। फिर से दोहरा रहा हूँ, एक भी वोट नहीं मिला। मगर गांधी अड़ गए। उन्होंने सरदार पटेल पर पीछे हटने का दबाव डाला। पटेल पीछे हटे। नेहरू, जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला था, वे कांग्रेस अध्यक्ष बने और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। गांधी के बारे में कुछ और बातें हैं। साल के युवा मोहनदास लंदन में पराई स्त्री को देखकर विकारग्रस्त हो जाते हैं। उनका मन उस औरत के साथ रंगरेलियां मनाने की इच्छा करता है, पर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ऐन मौके पर उनका एक शुभचिंतक उन्हें वहां से भगा देता है। 28 साल के गांधी दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान थकान मिटाने के लिए हबशी औरतों की बस्ती में एक वेश्या की कोठरी में घुस जाते हैं। फिर वहां से शर्मसार होकर बाहर निकलते हैं। 40 साल के गांधी अपने सबसे प्रिय दोस्त हेनरी पोलक की पत्नी मिली ग्राहम पोलक के प्रति एक खास किस्म की आत्मीयता महसूस करते हैं। वे एक दूसरे के निकट आ जाते हैं।
एक 41 साल के महात्मा गांधी 18 साल की मॉड नाम की उस लड़की से प्रभावित हो जाते हैं जो विदाई के वक्त उनसे हाथ मिलाने के बजाय उनका चुंबन लेना चाहती थी। 48 साल के गांधी नीली आंखों वाली 22 साल की सुंदर डेनिश कन्या एस्थर फेरिंग के जाल में फंस जाते हैं। उसके लिए बापू लिखते हैं, आज रात को सोने जाते समय मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। 4 साल के गांधी 48 साल की विवाहिता महिला श्रीमती सरला देवी चौधरानी के चक्कर में पड़ जाते हैं। वे उन्हें अपनी आध्यात्मिक पत्नी का खिताब दे डालते हैं। यह महिला भी उन्हें सपने में बार बार परेशान करती है। 36 साल की उम्र में महात्मा 33 साल की मैडलिन स्लेड के प्यार में पड़ जाते हैं। वे उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसे मीरा बना देते हैं। 60 साल की उम्र में महात्मा गांधी 18 साल की तेज तर्रार लड़की प्रेमा के माया जाल में फंस जाते हैं। प्रेमा जब उन्हें गले लगाती है तो वे कहते हैं, तू पागल तो है ही, लेकिन तेरा पागलपन मुझे प्यारा लगता है। 64 साल के महात्मा गांधी एक 24 साल अमेरिकन महिला नीला सीकोक उर्फ नीला नागिनी के संपर्क में आते हैं। उसके बारे में आम धारणा होती है कि वह एक कामुक और झूठी औरत है। ये गांधी स्वयं लिखते हैं। 35 साल के महात्मा गांधी 35 साल की जर्मन महिला मार्गरेट स्पीगल उर्फ अमला को कपड़े पहनने का सलीका सिखाते हैं। इसके लिए उन्हें पेटीकोट शब्द के सही अनुवाद की तलाश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में करनी पड़ती है। 29 साल के महात्मा 18 साल की सुंदर युवती डॉक्टर सुशीला नैयर के संपर्क में आते हैं, जिससे वह प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर नग्न होकर अपने शरीर की मालिश कराते हैं और वक्त बचाने के लिए उसके साथ स्नान भी कर लेते हैं। 72 साल के महात्मा अपने ब्रह्मचारी जीवन की प्रयोगशाला में बाल विधवा लीलावती आसर, पटियाला के बड़े जमींदार की बेटी अमतुसलाम और कपूरथला खानदान की राजकुमारी अमृत कौर समेत आधा दर्जन महिलाओं के साथ सिर्फ यह जानने के लिए सोते हैं, उम्र के इस पड़ाव में भी क्या उनमें काम वासना शेष है। 86 साल के महात्मा 16 साल की आभा, वीणा और कंचन नाम की युवतियों को ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाने के लिए नग्न होने को कहते हैं। 73 साल के महात्मा अपनी पोती मनु के साथ नुआखाली की सर्द रातें नग्न सोकर गुजारते हैं। 73 साल के महात्मा जीवन के अंतिम क्षणों तक आभा और मनु के साथ एक बिस्तर पर सोते हैं। वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर शुक्ल सागर ने इन सभी को संकलित कर एक शानदार किताब लिखी है, महात्मा गांधी ब्रह्मचर्य